अब यहाँ देखना ध्यान से, बायोमोलिक्यूल्स में हमने पार्ट 1 में समझा था क्या कि बायोमोलिक्यूल्स का थोड़ा डिफिनीसन समझा था, पूरा एनसीईआरटी से डिफिनीसन समझा था। फिर जो है बायोमोलिक्यूल्स में समझा था क्या कि एक एनालिसिस समझा था, एनालिसिस यूजिंग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, समझ में आ गया। वो मेरा पार्ट 1 था, क्लियर है। हाँ, जूलॉजी का। आज पार्ट 2 पढ़ रहा हूँ और आज पार्ट 2 में क्लास 11th नीट के लिए जूलॉजी का चैप्टर चल रहा है मेरा बायोमोलिक्यूल्स। इस बायोमोलिक्यूल्स में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एस एनालिसिस। इससे पिछला क्या पढ़ा था, एनालिसिस यूजिंग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और आज पढ़ रहा हूँ एस एनालिसिस, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्योंकि फुली एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर है मेरे पास एस एनालिसिस। क्या है एस एनालिसिस? अब इसको ध्यान से समझना। हमने कहा था हम अगर एनालिसिस करते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स का अगर पता लगाते हैं तो अपने को क्या करना है, कोई ना कोई लिविंग टिश्यू लेना है, कोई ना कोई लिविंग सेल लेना है। तो अपन दो चीज़ ले सकते थे, चाहे आप क्या कीजिए, चाहे तो आप लीवर सेल ले लीजिए या तो आप लीफ ले लीजिए। तो उसमें हमने लीवर सेल लिया था एनालिसिस यूजिंग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। अब हम एस एनालिसिस में लीफ ले रहे हैं। एस एनालिसिस में क्या ले रहे हैं, तो एस एनालिसिस में अब हम लीफ लेकर के इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, इस एनालिसिस को करते हैं। तो ध्यान से समझना एस एनालिसिस। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक हमने क्या कर लिया, एक हमने जो है एक लीफ ले लिया। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर हो गया, लीफ ले लिया। समझ में आ गया, हमने क्या कर लिया, एक लीफ ले लिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लीफ। क्लियर है? हाँ सर। ये लीफ जो है एक लिविंग सेल है। हाँ सर, क्लियर है? हाँ, लिविंग है। अब इस लीफ जो है, इस लीफ को लेकर के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये क्या है, ये एक लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू कह सकते हैं। हाँ, कई सारे सेल से मिल करके बना, तो इसको हम लिविंग टिश्यू कह सकते हैं। हाँ सर, कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात। इस एस एनालिसिस में एक पत्ता को लेकर के कुछ करेंगे, उसको सुनो क्या करेंगे। इस लीफ को लेकर के अपने को क्या करना है, इस लीफ को सुखाना है, इस लीफ को ड्राई करना है। क्या करना है, इस लीफ को सुखाना है, इस लीफ को ड्राई करना है। ड्राई लीफ अपने को करना है, ड्राई लीफ अपने को बनाना है। तो ड्राई लीफ बनाने के लिए आपको इस लीफ को धूप में रखना पड़ेगा, तभी तो ये ड्राई बनेगा, तभी तो ये सूखेगा। तो अपने को इस लीफ को क्या करना पड़ेगा, अपने को इस लीफ को ड्राई करना पड़ेगा। तो जब ड्राई करोगे इस लीफ को, जब इस लीफ को, पत्ते को धूप में ले जाओगे, तो जब इसको आप धूप में ले जाओगे तो इसमें से क्या होगा, जो भी वाटर का क्वांटिटी है, जो भी वाटर का क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो भी वाटर का क्वांटिटी H2O है वो आपका वेपर बन करके बाहर निकल जाएगा, वाटर वेपर बन करके बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? हाँ। क्योंकि इस लीफ को अपन ड्राई कर रहे हैं ना, क्योंकि अपन इस लीफ को ड्राई लीफ बना रहे हैं, तो वाटर जो है वो वेपर बन करके बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ। अब ये जो ड्राई लीफ बचा, इस ड्राई लीफ को आगे का हमारा जो काम रहेगा वो ये रहेगा। अब वो जो ड्राई लीफ है, उस ड्राई लीफ में से पूरा का पूरा मॉइस्चर निकल गया वेपर के फॉर्म में। क्लियर है सर? हाँ। अब इस ड्राई लीफ को अपने को क्या करना है, इस ड्राई लीफ को अपने को जलाना है। क्या करना है, बर्न करना। क्या करोगे, इस ड्राई लीफ को बर्न करोगे, जलाओगे। ठीक है? हाँ, माचिस खरर करके उसको जला देना, मोमबत्ती में, किसी भी चीज़ में उसको जलाओगे। ठीक है? जब इसको जलाने जाओगे तो जलाने पे आप क्या पाओगे कि इस लीफ में जो भी कार्बन होगा, क्लियर है, लीफ में कार्बन तो होगा। हाँ सर, होगा। तो इस लीफ में जो भी कार्बन होगा वो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी तो होगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को आप एटमॉस्फेयर में ही करोगे। तो लीफ में जो भी कार्बन होगा वो ऑक्सीजन से मिल जाएगा और बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, जिसको हम CO2 कहते हैं। क्या कहते हैं, CO2। क्लियर है? हाँ। तो इसमें कार्बन ने ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना लिया, CO2 बना लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं कि ऑल कार्बन कंपाउंड जो इस लीफ के अंदर होगा, जब उसको जलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को मैं लिख रहा हूँ, ऑल कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल कार्बन कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
क्लियर है। इनसाइड द सेल या इनसाइड द टिश्यू या सेल कहो, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, जब इसको जलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, है ना। ऑल कार्बन इनसाइड द सेल टुगेदर फॉर्म CO2, टुगेदर फॉर्म व्हाट, CO2। यस, तो वो एक साथ क्या बना लेगा, वो एक साथ बना लेगा आपका क्या, वो एक साथ बना लेगा आपका CO2। क्या बना लेगा, एक साथ आपका CO2 बना लेगा। समझ में आ गया। हाँ, और एक चीज़ ये होगा, जलाने पर आपका एक चीज़ जो मिल जाएगा वो मिलेगा एस, एस यानी कि राख। क्या बन जाएगा, राख। लीफ को जलाओगे तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, एस यानी कि राख। अब जो राख बचेगा, जो एस होगा, वो एस को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उस एस का एनालिसिस करेंगे, उस राख का एनालिसिस करेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस पर थोड़ा रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसको जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये हमें ये बताता है कि लीफ के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। दिस एनालिसिस टेल्स अबाउट this analysis tells about the inorganic compounds present in the leaf। तो ये एनालिसिस अपने को ये बता देगा, क्या बता देगा, ध्यान से सुनना। ये जब एस का जो राख बचा उसको जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये हमें ये बता देगा कि उस लीफ के अंदर कितने कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस लीफ के अंदर प्रेजेंट हैं, ये बता देगा अपने को। कौन, वो जो एस मिलेगा उस लीफ का। एक तो हमने जला दिया, पहला काम ये हुआ, फर्स्ट काम तो यही हुआ, जलाया, है ना। दूसरा काम उसका एस जो बना उससे कुछ काम किया। तो जब जलाया लीफ को, सूखे हुए लीफ को, तो अपने को क्या मिल गया, कार्बन जो उसके अंदर था वो O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 बना लिया। तो यानी कि ये कौन सा कंपाउंड हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, लेकिन कार्बन जो था वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, लेकिन जो दूसरा बारी अगर आती है, जो राख बचा वो एस की बात करें, तो वो एस का जब हमने एनालिसिस किया तो अपने को उससे यह पता चला कि उस लीफ में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उस लीफ में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या था, एस एनालिसिस। क्या था ये हमारा, एस एनालिसिस। समझ में आया। सबसे पहले हमने एक लीफ लिया, उस लीफ को क्या कर लिया, लीफ लिया, उस लीफ को अपन ड्राई कर लिए, सुखा लिए, तो पूरा पानी निकल गया। जब उसको जलाया तो दो कंडीशन हुआ, एक उसमें जो कार्बन था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, यानी कि ऑल कार्बन कंपाउंड जो लीफ के अंदर होगा वो क्या बना लेगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CO2। और दूसरा जो उसका एस बचा, जो राख बचा, उसको जब हमने एनालिसिस किया तो उससे यह पता चला कि लीफ के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्रेजेंट हैं। क्लियर है। तो यही हमारा क्या था, एस एनालिसिस। इसी को कहते हैं एस एनालिसिस। क्लियर हो गया। तो इसको नोट करेंगे एस एनालिसिस को, फिर आगे बढ़ रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, ये नोट हो गया। अब इसके बाद अपने को क्या है, जब अब हम देखेंगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपके पास सेल जो है, उस सेल में कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको लिखवा देता हूँ। कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, कंपाउंड्स या फिर कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो भी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं उसको अब लिखा रहे हैं। ध्यान देना, कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, जो सेल के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर बात करूँ H2O के बारे में, वाटर के बारे में, तो सेल के अंदर जो वाटर है उस वाटर का परसेंटेज हमारे पास आ जाता है 70 to 90%। 70% से लेकर के 90% तक सेल के अंदर क्या होगा, पानी होगा। 70% से लेकर के 90% तक सेल के अंदर पानी होगा। फिर बात करते हैं हम प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। तो सेल के अंदर प्रोटीन का जो परसेंटेज होगा
वो होगा 10% से 15% तक। किसका मात्रा? प्रोटीन का मात्रा। फिर सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए की बात कर रहा हूँ, उसका परसेंटेज कितना होगा? वो होगा बहुत कम, 5 से 7% होगा, 5 to 7% होगा। उसके बाद बात कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट। ये बता रहा हूँ कि वो सारे कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होगी वो सेल में जो प्रेजेंट होने की वो होगी कितनी? 3%। फिर अगर बात करूं लिपिड्स का जो अमाउंट होगा, परसेंटेज जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा वो होगा 2%। ठीक है। और जो सेल के अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस क्या लिख रहा हूँ? आयंस, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे आपका 1%। कितना परसेंट? 1%, 1%। तो ये आपके जो है सेल के अंदर वो सारे कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का परसेंट है जो सेल के अंदर आपका प्रेजेंट है। वो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का आपका परसेंटेज दिया हुआ जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? हाँ, ये हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इतना तक अगर हो गया तो अब आगे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है? हाँ। तो देखो, सबसे पहली बात, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो इसको अगर समझें तो हम समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हाइड्रेट्स होता है कार्बन का। कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पूछेगा कोई क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन का हाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन का हाइड्रेट होता है। समझ में आ गया? हाँ। इसको अगर मैं समझाऊं तो इसको हम समझा रहे हैं, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का क्या मतलब हुआ। तो पहले ये समझेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्लियर है? इस कार्बोहाइड्रेट का जो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2O। CnH2O ब्रैकेट का होल n। CnH2O ब्रैकेट का होल n। ठीक है, जैसे हो गया CnH2n ब्रैकेट का होल n। क्लियर है? हाँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो n है, ये जो यहाँ पर n है, ये n बराबर होता है, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन। n बराबर नंबर ऑफ व्हाट? कार्बन। n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला CnH2O होल टू दी n, होल टू दी n का होल n, H2O का होल n। अब यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। हाँ सर, अगर हम क्या करूँ, n इज इक्वल टू कहीं पर 2 पुट कर दूँ, n इज इक्वल टू क्या पुट कर दूँ? 2 पुट कर दूँ, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या? C2H2O का होल 2, C2H2O का होल 2। और अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? C6 और H2O का होल 6 नहीं होगा, C6H2O का होल 6। इसका मतलब क्या हो गया? C6 क्लियर है? कितना हो गया? यहाँ पर देखो C6 हो गया, और यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पे H2 है, बाहर में होल 6 है, तो 6 2 जा 12, तो H12 हो गया।
ये 2 है, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइड्रोजन में, है ना। तो 6 2 जा 12 H12 और O6, तो क्या हो गया C6H12O6, जो किसका फॉर्मूला है, जो किसका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है ग्लूकोज का, जो किसका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है ग्लूकोज का। समझ में आ गया? हाँ आ गया। तो यहाँ पर हमने कहा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो इसको समझो। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि आप जो है जितने कार्बन होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, जितने कार्बन होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखोगे हाइड्रेट का मतलब जितने कार्बन होंगे उतने वाटर के भी मॉलिक्यूल होंगे, उसी का मतलब हाइड्रेट होता है। तो कार्बन का हाइड्रेट को ही क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला हुआ CnH2n का होल n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो मैंने कहा जितने कार्बन होंगे उतने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो देखो अगर हमारे पास कार्बन 2 है, N2 यानी कि कार्बन 2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मेरे पास कार्बन 2 है तो वाटर यानी कि H2O का मॉलिक्यूल कितना है, 2। समझ में आया? अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो वाटर के मॉलिक्यूल भी कितने हैं, 2। अगर मेरे पास कार्बन 6 है, C6 यानी कि कार्बन 6, n इज इक्वल टू 6 मैंने कार्बन 6, क्योंकि n का मतलब ही होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मेरे पास कार्बन 6 है तो मेरे पास देखो H2O है, H2O का मॉलिक्यूल कितना है, 6। मतलब जितना कार्बन, यहाँ कार्बन 6 तो वाटर का मॉलिक्यूल 6, कार्बन 2 तो वाटर का मॉलिक्यूल H2O का मॉलिक्यूल 2। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, उसी को कहते हैं हाइड्रेट्स। ठीक है, जितने कार्बन होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसी को कहते हैं हाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट है किसका, कार्बन का। कार्बोहाइड्रेट इज अ हाइड्रेट्स ऑफ व्हाट, कार्बन। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। तो ये आपका हो गया एक डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट का। तो ये एक डिफिनीशन हुआ, ये हुआ आपका डिफिनीशन नंबर 1। डिफिनीशन नंबर 1, पहला डिफिनीशन हुआ किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये आपका पहला डिफिनीशन हो गया। तो दूसरा डिफिनीशन क्या हुआ, तो दूसरा डिफिनीशन मैं इस तरफ लिख रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा डिफिनीशन। कार्बोहाइड्रेट का मैं दूसरा डिफिनीशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, डिफिनीशन नंबर 2। मैं लिख रहा हूँ डिफिनीशन नंबर क्या, 2। डिफिनीशन नंबर 2 लिख रहा हूँ। डिफिनीशन नंबर मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, लिख रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, दिख रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मैंने लिखा दूसरा डिफिनीशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ये जो डिफिनीशन लिखा हूँ, पहला डिफिनीशन तो लगभग क्लियर हो गया होगा, लेकिन दूसरा डिफिनीशन क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ पर ये जो डिफिनीशन लिखा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि अल्डिहाइड्स या कीटोन्स, ये डिफिनीशन समझ में नहीं आया होगा। तो इस डिफिनीशन को समझने के लिए 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा, तब अपने को ये डिफिनीशन समझ में आएगा। तो इस डिफिनीशन को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब अपने को ये डिफिनीशन समझ में आ जाएगा। तो पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, तब ये डिफिनीशन समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब इस डिफिनीशन को ऑटोमेटिक समझ लेंगे। ठीक है, ओके। तो 10 मिनट के बाद ये डिफिनीशन पर हम आएंगे फिर से। ठीक है, ये अपना डिफिनीशन नंबर 1 हो गया, ये क्लियर हो गया है। डिफिनीशन नंबर 2 तो नहीं समझ में आया होगा, इसको हम समझेंगे। तो इसको पहले नोट करेंगे। उस डिफिनीशन नंबर 2 पर हम फिर से आएंगे, पहले आगे का ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब ऑटोमेटिकली डिफिनीशन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। तो अपन हेडिंग देते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट
अब ध्यान से सुनो, ये जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिखा, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? इनके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं इनके? इनके 3 टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। समझ में आ गया होगा? तो कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसको आज हम समझने वाले हैं डिटेल में, पहला पार्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। 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 हाँ, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप होता है उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। अब इस मोनोसैकेराइड्स के बारे में समझेंगे। दूसरा टाइप जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। उसको क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स। तो दूसरा जो टाइप होगा कार्बोहाइड्रेट का, उसको कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। और तीसरा टाइप जो होगा कार्बोहाइड्रेट का, उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तीसरा टाइप जो होगा कार्बोहाइड्रेट का, उसको कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप हो गए। ये कार्बोहाइड्रेट, इसके 3 टाइप। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप। पहला टाइप मोनोसैकेराइड्स, दूसरा टाइप ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरा टाइप पॉलीसैकेराइड्स। पहला मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। फिर से मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। 3 टाइप क्लियर हो गया। अब हम डिटेलिंग करेंगे, डिटेल में समझेंगे आज मोनोसैकेराइड्स के बारे में। किसके बारे में? मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स के बारे में ध्यान से समझना, मोनोसैकेराइड के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। समझो ध्यान से। ये जो मोनोसैकेराइड होता है, ये मोनोसैकेराइड को अपन क्या कहते हैं? इस मोनोसैकेराइड को अपन सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं इस मोनोसैकेराइड को? इस मोनोसैकेराइड को अपन सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं किसको? मोनोसैकेराइड्स को। ध्यान से अब समझना यार। तो अपन मोनोसैकेराइड्स को क्या कहते हैं? अपन मोनोसैकेराइड्स को सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड को सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मतलब ये इतना छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है, इतना छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको अब आगे फर्दर हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे छोटा सा कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे छोटा, इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड अपना कौन सा कार्बोहाइड्रेट में आ गया? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब इससे ज़्यादा और छोटा हम इस कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? मोनोसैकेराइड्स को क्या कहेंगे अपन? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? मोनोसैकेराइड्स को अपन क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। आगे सुनो, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते। वही पॉइंट लिखा रहा हूं, दिस कार्बोहाइड्रेट कैनॉट बी ब्रोकन। दिस कार्बोहाइड्रेट कैनॉट बी ब्रोकन। न तो तोड़ सकते, अभी बतलाया। और हाइड्रोलाइज्ड न तो इस कार्बोहाइड्रेट को अपन तोड़ सकते हैं, न तो इस कार्बोहाइड्रेट को अपन हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज्ड, यहाँ डी होना चाहिए, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, हाइड्रोलाइज्ड।
तो इस कार्बोहाइड्रेट को अपन न तो हम तोड़ सकते हैं, न तो अपन हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हैं। अब इस हाइड्रोलाइज्ड करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। ये तोड़ने का मतलब तो समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत सिंपलेस्ट है, तो तोड़ेंगे कहाँ से, तो पहले ही बतला दिया। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि मैं कह रहा हूँ कि इस कार्बोहाइड्रेट को जो है हाइड्रोलाइज्ड भी नहीं कर सकते, कैनॉट बी ब्रोकन और हाइड्रोलाइज्ड। ये हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या, अगर हाइड्रोलाइज्ड का मतलब समझ में आ गया तो अपन ये पता कर लेंगे कि उसको हाइड्रोलाइज नहीं करते, तो इसका मतलब अपने को पहले पता चलना चाहिए हाइड्रोलाइज्ड होता क्या है। सुनो ध्यान से, हाइड्रो एक होता है हाइड्रोलिसिस, उसी से बना है हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है ना। तो एक होता है हाइड्रोलिसिस, क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, तो सुनो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब तोड़ के समझना चाहिए अपने को। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। यानी कि अपन क्या करेंगे, H2O के, H2O यानी कि वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में अपन क्या करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में अपन ब्रेक डाउन करेंगे। वाटर के प्रेजेंस में अपन किसी भी चीज़ को, अपन वाटर के प्रेजेंस में क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को अपन ब्रेक डाउन करेंगे, उसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। कि पानी की मौजूदगी में, पानी के प्रेजेंस में, ये केमिस्ट्री में भी एक टर्म आता है हाइड्रोलिसिस, जब आएगा तब समझेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन करना, किसी भी चीज़ का क्या करना, ब्रेक डाउन करना, किसी भी चीज़ को तोड़ना। समझ में आ गया, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। लेकिन तोड़ेंगे किस चीज़ को, तोड़ेंगे किस चीज़ को, तो इसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे इस सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जिसको मोनोसेक्राइड करें, जिसको क्या करें, मोनोसेक्राइड, लिखा है ना मोनोसेक्राइड, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोलिसिस में हम ब्रेक डाउन करेंगे किसको, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यानी कि मोनोसेक्राइड के बॉन्ड को। इस सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के किसको तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे। हम ब्रेक डाउन करेंगे किसका, तो हम ब्रेक डाउन करेंगे बॉन्ड को, बॉन्ड को। किसको, किसका ब्रेक डाउन करेंगे, बॉन्ड का ब्रेक डाउन करेंगे। किसका ब्रेक डाउन करेंगे, बॉन्ड का ब्रेक डाउन करेंगे। किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, उसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी विच इज अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ अगर हम मोनोसेक्राइड जो कि एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, उसके अगर बॉन्ड को पानी के मौजूदगी में, पानी के प्रेजेंस में, उपस्थिति में अगर हम उसे तोड़ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस कहेंगे। लेकिन होता क्या है, मोनोसेक्राइड को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसको, उसके बॉन्ड को पानी के मौजूदगी में नहीं तोड़ सकते। क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स को जो है हम, मोनोसेक्राइड्स का जो बॉन्ड होता है उसके बॉन्ड को हम पानी के प्रेजेंस में नहीं तोड़ सकते, उसके बॉन्ड को पानी के मौजूदगी में हम नहीं तोड़ सकते। तो इसीलिए मैंने कहा इट कैन नॉट बी ब्रोकन और हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसेक्राइड को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब उसको उसके बॉन्ड को पानी के प्रेजेंस में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि सिंपलेस्ट होता है, इसीलिए सिंपलेस्ट होता है इसीलिए। ये समझ में आ गया, मोनोसेक्राइड क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया कि मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, न तो उसे तोड़ सकते हैं, न तो उसे हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब अब समझ में आ गया होगा, पानी के प्रेजेंस में तोड़ना किसको, तो बॉन्ड को, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ रहा हूँ, आगे अब समझो, आगे देखो। अब होता क्या है कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स, कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कितना कार्बन है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वक्त में आपको पढ़ाया था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने यह पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ना, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है क्या, CnH2O टू दी होल n टू दी होल व्हाट n, CnH2O का होल n। तो वेयर यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ कार्बन्स होता था। क्या होता था, नंबर ऑफ कार्बन्स होता था। तो सिमिलरली यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पर ये किसका जनरल फॉर्मूला है, ये किसका जनरल फॉर्मूला है, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला मैंने बताया।
तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर कार्बन की कितनी संख्या है, उस कार्बन की कितनी संख्या है उसके बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके जो है अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स। उस कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो मैं उसको ही लिख रहा हूँ, उसको ही मैं लिख रहा हूँ, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन्स कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा, मोनोसैकेराइड जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है उसके टाइप होते हैं। अगर क्लियर है, हाँ अब देखो, अगर आपका कार्बन 3 हो, कार्बन 1 और 2 वाला जो है वो इसका मोनोसैकेराइड के नहीं टाइप्स नहीं होते, किसी का भी कार्बन 1 और 2 नहीं होता मोनोसैकेराइड में, कार्बन 3 से स्टार्ट होता है, इसलिए कार्बन 3 की बात कर रहा हूँ, समझ में आया। हाँ, तो अगर कार्बन 3 होगा आपके पास, अगर कार्बन की संख्या अगर आपके पास 3 होगा तो उसको कहते हैं ट्रायोज। उसको क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कार्बन का संख्या 3 है तो उसको कहते हैं अपन क्या, ट्रायोज। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन ट्रायोज, ट्रायोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायोज कहते हैं। अगर आपके पास कार्बन का संख्या 4 है तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहते हैं टेट्रोज। क्या कहते हैं, टेट्रोज कहते हैं, उसको अपन कहते हैं टेट्रोज, टेट्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रोज कहते हैं। अगर आपके पास कार्बन का संख्या 5 होगा, अगर आपके पास कार्बन का संख्या क्या होगा, 5, तो अगर आपके पास कार्बन का संख्या 3 था तो आपने क्या कहा, ट्रायोज कहा। अगर आपके पास कार्बन का संख्या 4 था तो आपने क्या कहा, टेट्रोज कहा। अगर आपके पास कार्बन का संख्या 5 हो तो आप उसको कहोगे पेंटोज, बिल्कुल आसान। क्या कहोगे आप उसको, पेंटोज कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे, पेंटोज कहोगे। और अगर आपके पास कार्बन का संख्या 6 है तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको हेक्सोज कहोगे। आप उसको क्या कहोगे, आप उसको हेक्सोज कहोगे। क्या कहोगे, हेक्सोज। क्या कहोगे, हेक्सोज कहोगे। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स जो है आपके पास कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड के टाइप्स हैं, 1 और 2 वाला नहीं होता, इसलिए 3 से स्टार्ट किया हूँ। कार्बन अगर 3 होगा तो उसको क्या कहेंगे, ट्रायोज। अगर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का नंबर जो कि जनरल फॉर्मूला, अगर इसमें कार्बन का नंबर क्या होता है, 3 होता है, अगर इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 3, तो उसको कहेंगे ट्रायोज। अगर आपके पास कार्बन का नंबर 4 तो टेट्रोज, कार्बन नंबर का नंबर 5 तो पेंटोज, कार्बन का नंबर 6 तो हेक्सोज कहेंगे। समझ में आ गया, ये हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, अब देखो, तो अब 3 वाले को ट्रायोज, 4 को टेट्रोज, 5 को पेंटोज, 6 को हेक्सोज। अब ध्यान से सुनो, ये जो ट्रायोज है ये एक टाइप हो गया कार्बन के नंबर के बेसिस पर। अब इसके अंदर भी इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, इसके अंदर भी इसके कई एग्जाम्पल हैं, इसके अंदर भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो उस जो मैं एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। देखो, टेट्रोज, अगर आपके पास टेट्रोज यानी कि कार्बन का संख्या 4 होगा तो, है ना, अगर आपके पास कार्बन का संख्या 4 होगा तो उसके अंदर आता है एरिथ्रोज, एरिथ्रोज। ठीक है, तो ट्रायोज का मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक होगा हमारे पास एरिथ्रोज, क्या होगा, एरिथ्रोज, एरिथ्रोज, एरिथ्रोज क्या होगा, एरिथ्रोज। क्लियर है, एक होगा एरिथ्रोज और दूसरा होगा एरिथ्रुलोज। दूसरा क्या होगा, एरिथ्रुलोज। ठीक है, दूसरा होगा एंड किसमें, टेट्रोज, मगर कार्बन का संख्या 4 है तो उसमें होगा टेट्रोज। ठीक है, उसके अंदर होगा तो उसके अंदर में जो उसका एग्जाम्पल होगा वो होगा एक एरिथ्रोज, एरिथ्रोज एंड एरिथ्रुलोज, एरिथ्रुलोज। एक क्या होगा, एरिथ्रोज और दूसरा एरिथ्रुलोज। समझ में आ गया, हाँ सर। अगर आपके पास कार्बन का संख्या 5 यानी कि अगर पेंटोज है तो उसके अंदर एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ जाएगा, उसके अंदर आपके पास आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके पास राइबोज, एक आ जाएगा आपके पास राइबोज
और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, राइबोज, और दूसरा आपके पास आ जाएगा राइबोलोज। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, राइबोलोज। दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, राइबोलोज। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास पेंटोज है तो उसका एग्जाम्पल में आ जाएगा राइबोज और राइबोलोज। और अगर आपके पास हेक्सोज है ना, अगर आपके पास हेक्सोज है तो उसके एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ जाएगा, उसके एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज आ जाएगा, और आ जाएगा फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और व्हाट, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज आ जाएगा और फ्रुक्टोज आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा और क्या आ जाएगा, फ्रुक्टोज आ जाएगा। तो समझ में आ गया। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स, इस मोनोसेकेराइड के, जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इसका क्या है, टाइप्स है। एक, अगर कार्बन का संख्या 3 तो ट्रायोज, 4 तो टेट्रोज, 5 तो पेंटोज, 6 तो हेक्सोज। और इसके अंदर भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये तो कंपाउंड हो गया, इसके अंदर भी एग्जाम्पल है ना। कार्बन का कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके अंदर भी एग्जाम्पल। टेट्रोज कार्बोहाइड्रेट अगर होगा मोनोसेकेराइड तो उसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, अगर 4 कार्बन जिसको टेट्रोज कहते हैं, इसके अंदर आ जाएगा एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। अगर आपके पास पेंटोज यानी कि कार्बन का संख्या 5 है तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइबोज और राइबुलोज। अगर आपके पास कार्बन का संख्या 6 है जिसको हेक्सोज कहते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये समझ में आ गया समझ में। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा। चलिए अब हम जो है इसके आगे अब बात करते हैं। ठीक है, तो आप समझ में इतना ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड समझ में आ गया, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तोड़ नहीं सकते ना उसको हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब समझ में आ गया होगा, कार्बन के नंबर के बेसिस पर 3, 4, 5, 6, 3 वाले को ट्रायोज, 4 वाले को टेट्रोज, 5 वाले को पेंटोज, 6 वाले को हेक्सोज। टेट्रोज का एग्जाम्पल, पेंटोज का एग्जाम्पल, हेक्सोज का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर है। हाँ, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, हेक्सोज शुगर के बारे में। किसके बारे में, कौन से शुगर के बारे में भाई, हम अब बात करते हैं हेक्सोज शुगर के बारे में। किसके बारे में, हेक्सोज, हेक्सोज शुगर के बारे में। ठीक है, हेक्सोज शुगर के बारे में हम बात करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं हेक्सोज शुगर के बारे में। ठीक है, हेक्सोज शुगर के बारे में ध्यान से सुनना। हेक्सोज शुगर के एग्जाम्पल में हमने आपको अभी अभी बताया ग्लूकोज, और क्या बताया, ग्लूकोज बताया, और क्या बताया, फ्रुक्टोज बताया। बताया कि नहीं बताया, बिल्कुल बताया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब सुनो, इसमें अगर हम ग्लूकोज को पहले लेते हैं, किसको ले पहले, ग्लूकोज को। तो अगर हम ग्लूकोज को पहले लेते हैं तो ध्यान से सुनना, एक मिनट ध्यान सुनो। अगर हम पहले ग्लूकोज के बारे में देखें तो ग्लूकोज को हम अगर ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाए तो ग्लूकोज का पहले फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। अब ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप ऊपर में लिखोगे CHO। क्या लिखोगे, CHO, जो एक फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, उस C में ये जो C है, इस C को आप एक्सटेंड करोगे, एक C लगाओगे। ठीक है, इधर लगाओगे OH, इधर दोगे क्या, इधर दोगे आप H। समझ गए। फिर इस C को एक्सटेंड करोगे, ठीक है, फिर यहाँ लगा दोगे C, इधर लगा दोगे क्या, इधर लगा दोगे आप OH। क्या लगा दोगे, इधर लगा दोगे आपने। सेकंड यहाँ पर क्या करना, इधर में आप यहाँ पर H लगाना, इधर लगाना आप OH। हाँ, सेकंड वाले में इधर H लगाओगे और इधर लगाओगे OH। ठीक है, हाँ, तो पहले CHO लगाया, फिर उससे एक बॉन्ड बना करके C, इधर OH, इधर H, फिर नीचे में इधर H, इधर OH। ठीक है, फिर नीचे में यहाँ C, तो इधर दे दोगे आप क्या, इधर दे दोगे आप OH, इधर दे दोगे क्या आप H। समझ में आ गया। हाँ, तो इस हिसाब से बना लोगे।
इस हिसाब से क्या किया हमने, सबसे पहले CHO लिखा, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने, एक मिनट रुकना। तो देखो ध्यान से, हम पहले क्या करेंगे, ऊपर में लिखा मैंने CHO, यहाँ से एक कार्बन निकाला, इधर लिखा OH, इधर लिखा H, ठीक है। फिर नीचे एक कार्बन निकाला, इधर इस बार लिख दिया H, इस बार लिखा इधर OH। फिर हमने एक कार्बन निकाला, इधर लिखा OH, इधर लिखा H। फिर हमने क्या किया, एक कार्बन निकाला, इधर लिखा OH, इधर लिखा क्या, इधर लिखा H। अब गिनो तो कितना कार्बन हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, पांच ही कार्बन हुआ है। ग्लूकोज में तो कितना कार्बन रहता है, 6 कार्बन। तो एक यहाँ पर एक और बॉन्ड निकालोगे, यहाँ लिख दोगे CH2OH, CH2OH, यहाँ से एक बॉन्ड निकाल कर क्या लिख दोगे, CH2OH, ठीक है। हाँ, तो ये आपका बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। CHO कार्बन, इधर OH, इधर H, एक कार्बन आपका क्या हो गया, ये आपका दूसरा कार्बन, ये आपका क्या हो गया, दूसरा कार्बन, ये आपका क्या हो गया, तीसरा कार्बन, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया चौथा कार्बन, ये आपका क्या हो गया, पांचवा कार्बन हो गया कि नहीं हो गया, पांचवा कार्बन हुआ। ये आपका कौन सा कितना कार्बन हो गया, ये आपका हो गया छठा कार्बन। समझ में आया कैसे बनाएंगे, पहले CHO, फिर बॉन्ड C से निकाला, एक कार्बन, इधर OH, इधर H, फिर एक बॉन्ड निकाला, इधर कार्बन, इधर H, इधर OH, फिर एक कार्बन निकाला, एक बॉन्ड निकाला, कार्बन इधर, फिर इधर OH, इधर H, फिर एक कार्बन यहाँ पर बॉन्ड लगा करके, इधर OH, इधर H, और लास्ट में फिर यहाँ पर CH2OH, CH2OH। ये जो है, ये बना हमारे पास क्या, ये बना हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये मेरे पास क्या बन गया, तो ये मेरे पास बन गया ग्लूकोज का क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आया, एक बार इस स्ट्रक्चर को हम देख लेंगे, एक बार इस स्ट्रक्चर को अपन क्या करेंगे, देख लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, इसको अपन कहते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लूकोज के, इस स्ट्रक्चर जिसको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इसमें 6 कार्बन लगे हुए, समझ में आया। हाँ, ये ऊपर में अपने पास लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप CHO। क्या लगा है, CHO, एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये जो CHO है, ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। CHO एक अल्डिहाइड ग्रुप है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये जो ऊपर में लिखा है CHO, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। क्या कहते हैं इसको कहते हैं अपन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसको कह देते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। किसको, CHO को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और अपने पास यहाँ जो OH लगा है, जहाँ कहीं भी OH लगा हुआ मिलेगा आपको, इस OH लगे हुए जगह को इसको कहते हैं, ये भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। इसको भी क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो ये चूंकि पहले अगर आप केमिस्ट्री में देखे होगे तो सबसे पहले ऑर्डर में क्या कौन आता है, एल्डिहाइड ग्रुप आता है, इसीलिए इसको लिखा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और उस केमिस्ट्री में जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में दूसरे तीसरे मतलब कुल मिलाकर के एल्डिहाइड के बाद ही आता है ये वाला OH ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं, ये एक प्रकार का अल्कोहल ग्रुप है। OH ग्रुप क्या है, एक प्रकार का अल्कोहल ग्रुप है। इस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, OH को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है। ऊपर वाले को प्रिंसिपल, इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। OH को सेकेंडरी, इरेज हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, एक मिनट लिख देता हूँ उसको, इरेज हो गया थोड़ा सा। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, हाँ, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इसको कहते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो गया। ये मेरे पास स्ट्रेट चेन बना किसका,
ग्लूकोज का। तो अभी यहाँ पर ऊपर वाले को एल्डिहाइड ग्रुप, नीचे वाले को अल्कोहल ग्रुप, उसको भी मैं लिख देता हूँ। देखो ग्लूकोज हैज, लिखते चलो, ग्लूकोज हैज, है ना, ग्लूकोज हैज 2 फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज के पास 2 फंक्शनल ग्रुप होता है। समझ में आया? कौन कौन सा? एक तो सर हो गया अपने पास कौन सा, ये अल्डिहाइड ग्रुप वाला, एक अपने पास हो गया कौन सा, अल्कोहल वाला। उसको लिखता हूँ, ठीक है। एक को कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो लिखता हूँ ग्लूकोज हैज, ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज हैज 2 फंक्शनल ग्रुप, दैट इज 2 फंक्शनल ग्रुप, दैट इज, देखिए दैट इज, पहला CHO, जिस CHO को अपन कहते हैं एल्डिहाइड, जिस CHO को अपन क्या कहते हैं, जिस CHO को अपन कहते हैं अल्डिहाइड, 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 इसको क्या कहते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्लियर है? तो CHO को, जिसमें से CHO जो दिख रहा ना आपको, ध्यान सुनना, ग्लूकोज में 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, तो पहला वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को अल्डिहाइड ग्रुप। तो ग्लूकोज हैज 2 फंक्शनल ग्रुप, दैट इज CHO विच इज अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक। एंड अदर इज, एंड अदर इज व्हाट, अदर इज दूसरा कौन सा, ये वाला OH, जिस OH को अपन कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। अदर इज व्हाट, अदर इज OH ग्रुप, व्हिच नेम इज, इसका नाम क्या है, व्हिच नेम इज व्हाट, व्हिच नेम इज अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ये प्रकार का ये भी फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ गया? अल्कोहल ग्रुप। तो ग्लूकोज में 2 फंक्शनल ग्रुप, एक अल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा अल्कोहल ग्रुप। समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये हमारे पास ग्लूकोज हो गया। हेक्सोज ग्रुप में अपन ने एग्जाम्पल किसका किसका बताया था, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। ये हमारे पास हो गया ग्लूकोज वाला काम। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये ग्लूकोज वाला काम हो गया। क्लियर है? हाँ सर। अब आगे हम इधर हम क्या कर लेते हैं, इधर हम फ्रुक्टोज वाला काम कर लेते हैं। इधर हम कौन सा काम कर लेते हैं, इधर हम फ्रुक्टोज वाला काम कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको लकीर से इसको सेपरेट करता हूँ और फ्रुक्टोज को हम पढ़ेंगे। क्लियर है? इधर अपन हेडिंग देते हैं किसका, इधर अपन ने ग्लूकोज को पढ़ लिया, इधर अपन ने ग्लूकोज पढ़ लिया, इधर अपन देखते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या देखते हैं, इधर अपन फ्रुक्टोज को समझते हैं। तो जिस प्रकार से अपन ने ग्लूकोज का क्या बनाया, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो कि दिख रहा है, उसी प्रकार से अपन अब फ्रुक्टोज का भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। समझ में आया? फ्रुक्टोज का भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप लिखोगे CH2OH, CH2OH, यहाँ क्या लिख दिया हमने, CH2OH। यहाँ से आप एक बॉन्ड निकालोगे, लगाओगे कार्बन, यहाँ पर लगाओगे, फिर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा दोगे। क्लियर है? ऑक्सीजन के साथ आप क्या करना, डबल नहीं, ऑक्सीजन के साथ सिंगल ही लगेगा, सॉरी ऑक्सीजन के साथ सिंगल लगेगा। क्लियर है ना? हाँ, कार्बन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन के साथ बॉन्ड निकाला यहाँ पर, फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड लगा दिया। ठीक है कि नहीं? हाँ, फिर यहाँ पर आप कार्बन के साथ यहाँ लगाओगे H, इधर दोगे सिंपली OH। ठीक है, समझ में आ रहा? OH। इधर फिर आप एक कार्बन निकालोगे, इधर आप दे दोगे, इस बार इधर दे दोगे आप OH, इधर आप क्या दे दोगे, इधर दे दोगे आप H। समझ में आ रहा? हाँ, इधर दे दोगे फिर कार्बन के साथ, इधर दे दोगे आप क्या, इधर दे दोगे आप OH, और इधर क्या दे दोगे आप H, और इधर क्या दे दोगे आप, इधर दे दोगे CH2OH, CH2OH। समझ में आया? हाँ, पहले लिखा CH2OH, इसके साथ एक बॉन्ड निकाला, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड ही दो, मेरे से मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट, मेरे से गलती हो गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड ही होगा, स्टार्टिंग में ही सही बोला था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ही होगा, थोड़ा मिस कर रहा था। हाँ, देखो CH2OH, ध्यान सुनना, CH2OH होगा, इस CH2OH के साथ आप क्या करोगे, इस CH2OH के साथ कार्बन का एक, देखो
कार्बन थोड़ा सा मिट गया। कार्बन का क्या करोगे आप, जो है कार्बन के साथ एक कार्बन का लगा दोगे बॉन्ड, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, फिर एक कार्बन निकालोगे, इधर हाइड्रोजन है ना, इधर हाइड्रोजन और इधर OH लगा दिया, समझ में आ गया। इधर हाइड्रोजन और इधर क्या लगा दिया, OH लगा दिया, समझ में आया। इधर फिर एक कार्बन का बॉन्ड निकाला, इस बार इधर OH लगा दिया और इधर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। फिर एक कार्बन का बॉन्ड निकाला, इधर OH लगा दिया, इधर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। फिर नीचे में लगा दिया CH2OH। ये हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। जिस प्रकार से ग्लूकोज का यहाँ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना है ना, उसी प्रकार से फ्रुक्टोज का ये हो जाता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर किसका, फ्रुक्टोज का। यहाँ डबल बॉन्ड है, क्लियर है ना। हाँ, अब देखो ये हो गया फ्रुक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। जिस प्रकार से कार्बन का यहाँ हमने देखा है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, सेम टू सेम यहाँ हमारे पास फ्रुक्टोज का क्या हो गया, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आया। इसमें से आपको, इसमें से जिस प्रकार हमने इसमें बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है। इसमें ये आपको जो दिख रहा कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, इसको अपन कह देते हैं कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप ही है, कीटोन ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहेंगे, कीटोन ग्रुप कहेंगे। समझ में आ गया। हाँ सर। और यहाँ पर आपको जो OH दिख रहा है, ये OH को अपन क्या कहेंगे, ये OH भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप ही है, जिसको अपन ने पढ़ रखा है। इस OH को कौन सा ग्रुप कहते हैं, अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। OH को कौन सा ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। तो सेम टू सेम यहाँ OH क्या कौन सा ग्रुप हो गया, अल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, अल्कोहल। यहाँ पर अल्कोहल का स्पेलिंग लिख रहा हूँ, अल्कोहल। यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप हो गया। समझ में आ गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया, क्लियर है ना। हाँ, इसी प्रकार से यहाँ पर पहले वाले का नाम होता है क्या, पहले वाले का नाम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मैंने क्या लिखा, शॉर्ट में लिख दिया है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिख दिया PFG, किस में, ग्लूकोज वाले में। CHO क्या होता था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते थे। यहाँ ये वाला हमारे पास हो गया कीटोन ग्रुप, जिसको हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। पहला वाला जो हो गया उसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर जो OH दिख रहा, सिमिलरली यहाँ पर भी OH क्या था, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर भी फ्रुक्टोज में भी OH क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर SFG सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इसी को मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, अल्कोहल ग्रुप क्या हो जाएगा, SFG सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया। हाँ, तो हमारे पास फ्रुक्टोज में भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा कीटोन ग्रुप, जिसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, और दूसरा आ जाएगा अल्कोहल ग्रुप, जिसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो जिस प्रकार से ग्लूकोज में अपने पास दो फंक्शनल ग्रुप होता था, एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक अल्कोहल ग्रुप, उसी प्रकार से अपने पास फ्रुक्टोज में दो फंक्शनल ग्रुप होगा, एक कीटोन ग्रुप और एक अल्कोहल ग्रुप। उसको मैं लिख देता हूँ, जैसा ग्लूकोज में लिखा वैसा ही यहाँ भी लिख दूँ, लिख देता हूँ। टू फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन फ्रुक्टोज। टू फंक्शनल ग्रुप आर प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट इन व्हाट, प्रेजेंट इन फ्रुक्टोज। क्या लिखा, फ्रुक्टोज। पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास अभी यहाँ पर देखा होगा आपने कीटोन, और दूसरा अपने पास क्या है, और दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा है अभी देखा क्या है, अल्कोहल। तो लिख दो अल्कोहल। दूसरा क्या है, कीटोन, और एक दूसरा क्या है, अल्कोहल। समझ में आ गया। यहाँ क्या था, यहाँ था एक एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा क्या था, अल्कोहल ग्रुप। समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेक्सोज शुगर है। इस हेक्सोज शुगर में हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को समझा। ये ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इसके बारे में समझ लिया। ये फ्रुक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इसके बारे में। दोनों में ये समझा कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, हमने ये समझा फ्रुक्टोज में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। इतना तक तो समझ में आ गया, इतना तक तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ जाना चाहिए।
समझ में आ गया इतना तक। अब हम जो है आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अब आप देखो आगे, अब आगे समझना। आप जो है ग्लूकोज का नाम तो सिर्फ जानते हो, सिर्फ ग्लूकोज। क्या आप ग्लूकोज का दूसरा नाम जानते हो? नहीं जानते। तो देखो ग्लूकोज का दूसरा नाम देखो, अदर नेम्स ऑफ ग्लूकोज, अदर्स नेम, अदर्स नेम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का अदर नेम मतलब ग्लूकोज का दूसरा नाम सब देखो, ग्लूकोज का और क्या क्या नाम हो सकता है। तो ग्लूकोज का और क्या क्या नाम हो सकता, देखो ध्यान से फटाफट देखो। एक नाम हो सकता है ग्लूकोज का ग्रेप शुगर, ग्रेप शुगर, ध्यान दीजिएगा, एक नाम होता है ग्रेप शुगर। दूसरा नाम होता है ब्लड शुगर, दूसरा नाम होता है ब्लड शुगर। और तीसरा नाम होता है ग्लूकोज का क्या, ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर। और दूसरा नाम होता है ग्लूकोज का डेक्सट्रोज। क्या नाम होता है, डेक्सट्रोज। क्या नाम होता है, डेक्सट्रोज। तो ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या क्या हो सकता है, ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर और डेक्सट्रोज। समझ में आ गया, ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर और डेक्सट्रोज। क्लियर है। और फ्रुक्टोज का अदर्स नेम क्या हो सकता है उसको देखो, अदर्स नेम ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का दूसरा क्या क्या नाम हो सकता है उसको समझो। तो फ्रुक्टोज का दूसरा नाम में से क्या हो सकता है देखो, पहला नाम होगा लेव्यूलोज, लेव्यूलोज। पहला नाम क्या होगा, पहला नाम हो जाएगा लेव्यूलोज, 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 ठीक है। और दूसरा नाम हो जाएगा आपका क्या, फ्रूट शुगर। दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका, फ्रूट शुगर। दूसरा नाम हो जाएगा आपका फ्रूट शुगर, लेव्यूलोज और फ्रूट शुगर, ठीक है। किसका, फ्रुक्टोज का आ जाएगा आपके पास, फ्रुक्टोज का क्या, लेव्यूलोज और फ्रूट शुगर। और आपके पास ग्लूकोज का ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर, डेक्सट्रोज। और लेव्यूलोज का फ्रुक्टोज का आपका लेव्यूलोज और फ्रूट शुगर। समझ में आ गया, हाँ। तो ये आपका दूसरा नाम, अदर्स नेम ऑफ ग्लूकोज और अदर्स नेम ऑफ फ्रुक्टोज। समझ में आ गया, चलिए। अब तो अब यहाँ पर आओ, मैंने लिखा था कार्बोहाइड्रेट का पहला डिफिनीशन तो क्लियर कर दिया था शुरू में। मैंने शुरू में दूसरा डिफिनीशन लिखा था, वो डिफिनीशन आपको तभी समझ में नहीं आया था, लेकिन अब वो डिफिनीशन समझ में आ जाएगा। मैंने दूसरा डिफिनीशन स्टार्टिंग में लिखा था, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, एल्डिहाइड्स होगा और कीटोन होगा। मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था हेक्सोज ग्रुप के बारे में। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट को उठाओगे, तो मैंने तो चूंकि वहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लिया, लेकिन आप समझ लो आज से कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो आपका, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो आपका, किसी भी कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें आपका क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी होगा। कहोगे पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब, क्योंकि आपने देखा था ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। आप कहोगे पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी यार हम किसको कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एक प्रकार का ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी जो होता है ना, उसको उसका मतलब होता है OH ग्रुप। ये एक प्रकार का OH ग्रुप का ही नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी। अब समझ में आया कि ग्लूकोज में भी जो है पॉलीहाइड्रोक्सी था, OH ग्रुप था, इसको सेकेंडरी प्रिंसिपल ग्रुप बोलते थे। और फ्रुक्टोज में भी था OH ग्रुप। तो लेकिन ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज की बात नहीं है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसमें आपका OH ग्रुप होगा ही होगा। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसमें OH ग्रुप आपका होगा ही होगा। उसी को पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। और ये एक दो नहीं होगा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, तो ये मेनी होंगे। OH ग्रुप जो होंगे वो कई सारे होंगे, मेनी OH ग्रुप, कई सारे होंगे, बहुत सारे, बहुत सारे आपके पास OH ग्रुप होंगे, एक दो नहीं, बहुत सारे OH ग्रुप होंगे। किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ये समझ में आया कि इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, सब समझ में आ गया होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब उसमें क्या होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, कई सारे OH ग्रुप होते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है सर। अब और मैं क्या कह रहा हूँ, एल्डिहाइड्स, और मैं क्या कह रहा हूँ, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। और समझना, एल्डिहाइड्स मतलब क्या बताया, एल्डिहाइड्स मतलब मैंने कहा क्या, CHO जो किस में होता था, ग्लूकोज में हुआ करता था। और मैंने बताया कीटोन्स जो किस में हुआ करता था, जो आपका फ्रुक्टोज में हुआ करता था, जो आपका किस में हुआ करता था,
है ना। सी डबल बॉन्ड ओ इधर लगा दिया, इधर कोई ग्रुप से ये जुड़ जाएगा आगे जा कर के, इसलिए 2 बॉन्ड नीचे बाहर निकाल दिया, ये आगे जा कर के किसी के साथ जुड़ जाएगा कोई भी ग्रुप के साथ, इसलिए 2 हमने बॉन्ड निकाल दिया और कोई इसका मतलब नहीं। तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी तो फिक्स है, सब में होगा, OH ग्रुप तो सब में होगा। लेकिन जब 2 चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, तो इस दोनों में से, इस अल्डिहाइड और कीटोन्स में से आपके पास कहीं पर एल्डिहाइड्स हो सकता है और कहीं पर कीटोन हो सकता है, लेकिन कोई पूरे कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी तो होगा ही होगा। लेकिन जब बात करें एल्डिहाइड और कीटोन का, तो चाहे एल्डिहाइड होगा तो कीटोन नहीं होगा, कीटोन होगा तो एल्डिहाइड नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। समझ में आ गया, दोनों में से कोई एक होगा। जैसे ग्लूकोज में क्या था, एल्डिहाइड्स था, CHO था, और जिसको क्या कहते थे, एल्डिहाइड ग्रुप, और उसमें क्या था आपका, फ्रुक्टोज में क्या था, कीटोन्स था। लेकिन वो सिर्फ ग्लूकोज फ्रुक्टोज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप ये तो फिक्स है, और इस दोनों में से कोई एक होगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन्स हो। तो इसी को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन नंबर 2 अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था डिफिनीशन नंबर 2, ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। डिफिनीशन 1 तो क्लियर था, डिफिनीशन 1 तो क्लियर था ना। हाँ, तो अब आपको डिफिनीशन नंबर 1 जो मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। समझ में आ गया, जितने नंबर ऑफ कार्बन उतने ही नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये पहला तो क्लियर था डिफिनीशन, दूसरा डिफिनीशन में दिक्कत था, तो वो दूसरा डिफिनीशन समझ में नहीं आया था, तब मैंने कहा था समझ में नहीं आएगा, तो मैंने अभी आपको समझा दिया, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा करके इस कॉन्सेप्ट पे आधारित ही आपको मैंने डिफिनीशन समझा दिया। तो क्लियर हो गया डिफिनीशन नंबर 2। चलिए, जब डिफिनीशन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया, तब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जब आपने ये समझ लिया कार्बोहाइड्रेट को, जो है द दूसरा डिफिनीशन कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये बात समझ में आ गया। तब सुनो, कार्बोहाइड्रेट मैंने स्टार्टिंग में ध्यान करना बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, समझ में आ गया। हाँ सर, हमने कहा था कार्बन के नंबर के बेस्ड पर, ध्यान से सुनना, मैंने बताया था, याद करो, अगर कार्बन 3 होगा, उसका कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं। मोनोसैकेराइड जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके कई प्रकार होते हैं, किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पर। अगर कार्बन 3 होगा तो ट्राइओस, 4 होगा तो टेट्रोस, 5 होगा तो पेंटोस, 6 होगा तो हेक्सोस। ये भी ध्यान करना, मैंने बताया था टेट्रोस का एग्जाम्पल एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज, पेंटोस का राइबोज राइबुलोज, हेक्सोज का ग्लूकोज फ्रुक्टोज, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था। तो अब देखना, इसमें से मैं ये लिख देता हूँ कि कौन इस कार्बोहाइड्रेट है ये सब, यानी कि सबके पास, इसका मतलब OH ग्रुप तो होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी तो सबके पास होगा, चाहे वो एरिथ्रोज हो, एरिथ्रोलोज हो, राइबोज राइबोलोज हो, ग्लूकोज फ्रुक्टोज हो, सबके पास OH ग्रुप होगा, क्योंकि ये सब सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो OH ग्रुप तो सबके पास होगा। अब वो डिफ्रेंशिएट आता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो मैंने कहा किसी के पास एल्डिहाइड होगा तो कीटोन नहीं होगा, किसी के पास कीटोन होगा तो एल्डिहाइड नहीं होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। देखते हैं, अब क्वेश्चन उठता है कि इस दोनों में से किसके पास एल्डिहाइड है, किसके पास कीटोन है, ये अब समझना है। तो ये तीनों का तीनों जो आपको दिख रहा है, एरिथ्रोज, राइबोज और ग्लूकोज, तीनों के तीनों के पास आपके पास क्या होता है, तीनों का तीनों जो है, इस तीनों के पास क्या होता है आपका, एल्डिहाइड। थोड़ा ठीक से लिखता हूँ यार, ठीक से लिखता हूँ थोड़ा सा। इस तीनों के तीनों के पास क्या होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तीनों के तीनों के पास क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और ये जो आपको दिख रहा होगा एरिथ्रोलोज, राइबुलोज और फ्रुक्टोज, इस तीनों के तीनों के पास, इस तरफ वाला सबका सब एल्डिहाइड ग्रुप में आ जाएगा, और इस तरफ वाला, इसी तरह से लिखा हुआ था मैं स्टार्टिंग में भी, और इस तरफ का जो सारा का सारा होगा वो क्या होगा, वो किस में आ जाएगा आपका, दूसरा क्या है, कीटोन्स। तो तीनों का तीनों किस में आ जाएगा आपका, कीटोन्स में आ जाएगा, कीटोन्स।